Good morning, class 12th. So as we are continuing lecture number 3, chapter number 3, Indian economy, class 12th. And today we are going to begin the new topic, that is privatization. We all have completed liberalization. All the things related to liberalization or important facts regarding it. So we have completed it. And today we are going to take the lecture of privatization. See, liberalization, privatization, globalization, all these three economic reform were interconnected to each other. ये तीनों एक ही साथ आए थे और 1991 में उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे, है कि नहीं? तो मनमोहन सिंह ने जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, आप कल्पना करिए मात्र 15 दिन का हमारे पास क्या बचा था, फॉरेन एक्सचेंज बचा था कंट्री को रन करने के लिए। उन्होंने इस तरह की इकोनॉमी पॉलिसी को लगाई और अपनी इकोनॉमी को ओपन किया कि 2004 तक जाते जाते तक, ठीक है, भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में 3rd नंबर पे था ऑल ओवर द वर्ल्ड। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि हमारे देश के पास फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कितनी क्षमता है गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने की। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी उधर के दो तीन लेक्चर्स में कि इंडिया के पास मात्र 14 डेज़ के एक फोर्टनाइट का ही पैसा बचा हुआ था कंट्री को रन करने के लिए। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, वैसी सिचुएशन में भी अगर आप देखें तो मनमोहन सिंह ने जिस तरह से इकोनॉमी को रन किया कि 90 से लेकर और 2004 तक, मतलब बीते 13 साल 14 साल में भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और इंडिया वर्ल्ड के 3rd नंबर की कंट्री पे आ गया PPP मॉडल पे, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी मॉडल पे। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन उनका रहा था और बाद में 2004 में जाने के बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला देश के लिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने किया था उस समय की। तो प्राइवेटाइजेशन लाना एक बहुत ही बड़ा कदम था भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी में, जहां पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल था उस टाइम पे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कि संस्थाओं को निजी करना। निजी करने का मतलब ये है कि लोग अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर सकते हैं, ठीक है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है, उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं, खुद वर्क करके भी क्या कर सकते हैं, जो है कि खुद भी काम करके, खुद वर्क करके, खुद काम करके क्या कर सकते हैं कि इनकम लोगों की इंक्रीज़ करा सकते हैं खुद काम देके, ठीक है। हालांकि मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना प्राइवेटाइजेशन में, वो ठीक है, लेकिन सर्विस जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर वाले जो है कि अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे वांट मोर कस्टमर्स एंड द कस्टमर्स विल ओनली बी अट्रैक्टेड थ्रू गुड मार्केटिंग सिस्टम। तो इस वजह से क्या है कि उनकी ये सारी चीज़ें रेपुटेशन बन सकती हैं। तो जैसे देखिए, पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी इन 2 वेज। 2 तरीके से गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी में जो है कि कन्वर्ट की गई। पहला, बाई विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। पहला क्या था कि सरकार के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितने मैं नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकार थे ओनरशिप के और जो मैनेजमेंट राइट्स थे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। यानी कि तो विड्रॉ करने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी ओनरशिप यानी मालिकाना हक दिया गया, मैनेजमेंट करने का पावर दिया गया, प्राइस डिसाइड करने का पावर दिया गया और न के बराबर सरकार हस्तक्षेप करेगी। और दूसरी चीज़ है बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो एक तो ये चीज़ें हुई और दूसरा क्या बता रहा है कि बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, जिस पब्लिक सेक्टर से यूनिट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था, ठीक है, तो उस सारी पब्लिक कंपनीज़ को भारत सरकार क्या कर रही थी, डिसइन्वेस्ट कर रही थी। डिसइन्वेस्ट करना या बेचने का मतलब क्या है कि सेल कर देना, उससे जो पैसा आएगा उसको क्या है किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन कंपनीज़ की उस समय उस पॉलिसी के आधार पे वर्क कर रही थी, ठीक है। और बाद में एक चीज़ और यहाँ पे दिया है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी of public sector unit to the public is
नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, पूरे प्राइवेटाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपसे वो पूछेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर का कुछ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कुछ पार्ट, ठीक है, या पूरा पार्ट सेल कर देना, ठीक है, सेल कर देना और उसको क्या कर देना, प्राइवेटाइज करना, प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में अधिकारों को देना, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एक वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट, है कि नहीं जी। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि हम कहीं पे निवेश करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हमने निवेश किया है उस निवेश को हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है। और वो विड्रॉ कैसे होगा, जब हम अपने एसेट्स को सेल करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को सेल करके प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में चीज़ों को सौंपना, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। क्या इसके पीछे पर्पस होगा, कुछ ना कुछ तो सरकार सोच के की होगी, ऐसे तो करेगी नहीं। तो द पर्पस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। सरकार का ये मानना था कि एक तो हम जो है कि फाइनेंशियली हमारे पास पैसा हो जिससे हम और कंपनी सेटअप कर पाएँ, जो भाई बढ़िया रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है उसे हम सेल कर सकते हैं और एक अच्छा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, द फोकस वाज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन जैसी चीज़ों को भारत सरकार लाना चाहती थी और लाना चाहिए भी था, क्योंकि अभी तक पब्लिक सेक्टर काम कर रही थी तो बहुत तरीके के मॉडर्न इक्विपमेंट्स को नहीं यूज़ कर रही थी, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें चल रही थी। प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है ना, वहाँ पे बेस्ट चीज़ निकल के आती है। तो जो भी कंपटीशन दुनिया भर की कंट्रीज से चलेगा, इस कंपटीशन के चलते क्या है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट को इम्प्रूव करना। फिर नीचे नवरत्न और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दिया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कभी, ठीक है। महारत्न, नवरत्न, ये कुछ कंपनीज हैं भारत सरकार की, इस पर डिस्कशन होगा। बहरहाल आगे देखिए, द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट दैट प्राइवेटाइजेशन could प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू इनफ्लो ऑफ FDI। ये क्या बता रहा है FDI के बारे में? FDI आप सुने होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है कि जो कंपनीज अब्रॉड की होती हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, या कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अगर जाके इन्वेस्ट करती है, तो जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके लिए वो FDI माना जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, कि फ़ॉरेन के लोग डायरेक्ट हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे फ़ायदा उस कंट्री को भी होगा, उसे पैसा मिलेगा और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है कि नहीं। और जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है बेसिकली उसका मोटिव सिर्फ एक है, क्या, अच्छा फ़ायदा कमाना, और उस कंट्री में ही वो अपने ऑफिसेस या ब्रांचेस को सेटअप करते हैं जहाँ पे उस तरह के गुड्स की लॉट ऑफ डिमांड्स हो, लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहें, परचेज़ करना चाहें। The government has also made attempts to improve efficiency of public sector unit by giving them autonomy in taking managerial decision। सरकार ने और भी अटेम्प्ट किए किस तरह के प्राइवेट कंपनीज़ को और सुधारने के लिए, कि इन्होंने क्या किया कि और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी प्राइवेट सेक्टर को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इन्होंने सौंप दिया, जिस वजह से ये क्या है, अब काम चलेगा। फॉर इंस्टेंस सम PSU हैव नॉट बिन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ये मैं आपको महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न के बारे में बाद में आपको डिटेलिंग कर दूंगा कि कुछ कंपनीज़ को महारत्न और नवरत्न में नहीं अगर रखा गया है तो उसका कारण क्या है। और महारत्न नवरत्न के बारे में ज़रा सा बस समझ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नवरत्न का मतलब है कि सरकार के कुछ 9 ऐसी कंपनीज़ थी जिससे सरकार एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि ये अच्छा करे, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में सप्लाई करें और अच्छा खासा रेवेन्यू कमा के भारत सरकार को दें। तो ये कंपनीज़ को क्या दिया गया, एक अच्छा नाम दिया गया, रत्नों का नाम दिया गया, रत्न, ठीक है। और 9 रत्न मतलब ये भारत सरकार के 9 रत्न है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत सरकार का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर एसेट है। तो 9 कंपनीज उस 9 रत्न में रहती थी, और महारत्न मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कंपनीज, 9 रत्न से भी ज़्यादा कंपनी महारत्न में और मिनी रत्न में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में अगले लेक्चर में डिटेल में। तो फ़िलहाल इसको यहाँ तक क्लियर करिए, कवर करिए, ठीक है। और फिर आगे के लेक्चर में हम प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करते हैं।